एक ऐसी संख्या होती है जो समस्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है। आप इस लाइन को समझें। मान लीजिए आपसे अचानक से यह पूछा गया कि बताओ बच्चों, आज विद्यालय में कितने बच्चे उपस्थित हैं। चूँकि आपने तो गिनती की नहीं, तो आप अंदाजे से बताएंगे ना कि सर 230 है या 220 है या 250 है। मान लीजिए हमने 6 बच्चों से अलग अलग पूछा, तो 6 बच्चे अपने अलग अलग संख्या बताएंगे, तो वो हो गए आंकड़े। अब हम क्या करते हैं, एक एक्चुअल गिनती करते हैं। हर क्लास के अटेंडेंस रजिस्टर से गिनती कर लेते हैं। तो जब गिनती करते हैं तो उससे बिल्कुल सटीक पता लग जाएगा कि कितने बच्चों की उपस्थिति विद्यालय में है। और वो जो संख्या उपस्थिति की है और जो 6 बच्चों से पूछी गई थी, उन 6 बच्चों में से जिसकी संख्या उपस्थिति की वास्तविक संख्या से आसपास मिलती है, 1 या 2 अंकों का ही फर्क पड़ता है, उसे कहते हैं कि एक ऐसी संख्या होती है जो समस्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात वो ही वास्तविक संख्या के विषय में हमें बताती है। ठीक है। यह संख्या प्राय समूह के मध्य या उसके आसपास की संख्या होती है। ये तो बीच में होगी या उसके आसपास, मैंने भी ये बात कही। इसी संख्या के आसपास आंकड़े वितरित होते हैं। आंकड़ों की इस प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। केंद्रीय मतलब जिस पर टोटल ध्यान केंद्रित हो गया, कि जिस संख्या के ऊपर हमने बोल दिया। देखिए जैसे खिलाड़ी विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, और ये बल्लेबाज है। तो जब खेलते हैं तो हमारी अपेक्षा ये रहती है, हम आपस में बात करते हैं कि आज तो तेंदुलकर सेंचुरी मारेगा या विराट कोहली आज इतने रन मारेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमने बोल दिया कि 90 रन मारेगा और विराट कोहली ने 95 या 88 या 97 रन मारकर आउट हो गया। तो जो हमने 90 रन बोले थे वो उसी के आसपास आया ना। तो ये जो संख्या हमने बताई, जो बिल्कुल एग्जैक्ट उसके पास होती है, वही संख्या हमारी क्या होती है बेटा, केंद्रीय प्रवृत्ति होती है। और वह संख्या जिसके आसपास सभी आंकड़े वितरित होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है। तो ये जो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जो प्रतिनिधित्व करने वाला आंकड़ा है वो कैसे निकले, उसे हम बच्चों माध्य कहते हैं। क्योंकि ये 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है समांतर माध्य, वैसे जब हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो 5 प्रकार का बताया जाएगा, पर कक्षा 10 में केवल ये कितने प्रकार की बताई गई है, 3 प्रकार की। नंबर 1 समांतर माध्य, जिसे अर्थमेटिक मीन कहते हैं। हम उसे a या x के ऊपर डंडा, इसे कहते हैं x बार से व्यक्त करते हैं। दूसरी है माध्यिका मीडियन, उसे हम m से व्यक्त करते हैं। तीसरी है बहुलक मोड, उसे हम mo या z से व्यक्त करते हैं। तो अब हमें बच्चों इन तीनों को ही उपरोक्त मेरे द्वारा बताए गए आंकड़ों को निकालना सीखना है। तो मैं सबसे पहले आपको सिखाने जा रहा हूँ समांतर माध्य। देखिए समांतर माध्य को हम कैसे व्यक्त कर रहे हैं, a से। इसको जो व्यक्त निकाला जाता है 2 तरीक़ों से, या तो आंकड़े अवर्गीकृत होंगे जिसमें व्यक्तिगत या असतत होगा, या फिर वो वर्गीकृत होगा यानी कि सतत जिसमें वर्ग अंतराल होगा। कक्षा 10 में इस वर्ष केवल वर्गीकृत आंकड़ों का ही हमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना सीखना है। तो बच्चों मैं आपको वर्गीकृत आंकड़ों के लिए ही बताने जा रहा हूँ। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य अगर ज्ञात करना है तो उसकी 2 विधियाँ हैं, एक तो है प्रत्यक्ष विधि या फिर अप्रत्यक्ष और लघु विधि। ठीक है, अब मैं आपको इन दोनों विधियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ प्रत्यक्ष विधि। ठीक, सूत्र मैं बताने जा रहा हूँ, प्रत्यक्ष विधि द्वारा वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना। ठीक है, तो जो समांतर माध्य है अर्थात जिसे हम a कहते हैं, उसका सूत्र रहेगा बच्चों f गुना x और ये बाहर सिग्मा बटे सिग्मा f। अभी समझिए होता क्या है। देखिए इसका मतलब है सिग्मा, इसका मतलब है योग, और ये जो लिखा है ना मैंने सिग्मा एफ एक्स, बारंबारता व संगत पद। देखिए बारंबारता हो गई f, बारंबारता हो गई f और पद हो गया x। इन दोनों की गुना का योगफल क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स। और जो सिग्मा एफ है ये होता है बारंबारताओं का योग। फिर बोलना सीखिए बच्चों, ये जो निशान बनाया ना मैंने, ये पहचान है सिग्मा की। सिग्मा का मतलब होता है योग।
तो पहले हम एफ़ की और एफ़ की गुना कर कर उसके जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा सिग्मा एफ एक्स, और अगर केवल एफ एफ को जोड़ेंगे तो बन जाएगा बारंबारताओं का योग। और जो यहाँ पे ये x है ये है x1 प्लस x2 बटे 2, अर्थात x1 वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और x2 वर्ग अंतराल की उच्च सीमा। इस सवाल से आपको ये जो सूत्र मैंने बताया है समझ में आएगा। देखिए मैंने सवाल अपनी तरफ से बनाया जैसे करके, क्या किया है इसमें कि वर्ग अंतराल, ये वर्गीकृत हो गया ना आपका, वर्ग अंतराल है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए जिसकी बारंबारता कितनी है 5, 15, 8, 10 और 12। तो देखिए मैंने किस तरह से सारणी बनाकर आपको सिखाई। ये रहा हमारा वर्ग अंतराल 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, जो पेज उड़ रहा था इसलिए थोड़ी देर हो गई। चलिए शुरू करता हूँ मैं वापस। वर्ग अंतराल, ये देखिए वर्ग अंतराल को मैंने क्या लिखा, क्लास इंटरवल। बारंबार तो क्या लिखा बेटा एफ, समझाया बेटा मैंने आपको पिछली वीडियो में और अपने नोट्स में भी। ठीक, देखिए 10 से 20 की बारंबारता 5, 20 से 30 की बारंबारता 15, 30 से 40 की बारंबारता 8, 40 से 50 की बारंबारता 10 और 50 से 60 की बारंबारता 12। ठीक है, और ये मध्यमान निकला जो मैंने लिखा है ना, ये x1 प्लस x2 बटे 2, x1 उच्च निम्न सीमा, x2 उच्च सीमा। ये देखिए 10 और प्लस 20 कितना हो गया बच्चों 30, 10 प्लस 20 बटे 2 अर्थात 30 बटे 2 कितना आ गया 15। तो ये मैंने यहाँ पर 15 लिखा। ठीक इसी प्रकार ये 20 प्लस 30 बराबर बटे 2 25, ये 70 बटे 2 35, 90 बटे 2 45, 110 बटे 2 55। ठीक है, और अब क्या आया f गुना x, सूत्र में क्या है f गुना x का योग और f का योग। तो मैं f गुना x करने जा रहा हूँ। देखो 5 गुना 15 75, 15 गुना 25 375, 8 गुना 35 280, 10 गुना 45 450, 12 गुना 55 660। ये देखिए जो 1840 है, ये एक तरह से मैं सारी fx को ही तो जोड़ रहा हूँ। क्या लिखा था मैंने fx, बारंबारता व संगत पद, बारंबारता व संगत पद की गुना और इन सब का योगफल। ये आपका क्या निकल गया सिग्मा fx। क्या बन गया ये आपका सिग्मा fx। और इसी प्रकार जब मैंने ये सब जोड़े 5, 15, 20, 18, 28, 10, 38 और 12 50, ये हो गया आपका सिग्मा f। क्या हो गया बच्चों ये सिग्मा f। तो सूत्र क्या था आपका a बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ से। सिग्मा एफ एक्स कितना है 1840, सिग्मा एफ कितना आया 50 और काट कर कितना आया बच्चों ये आपका 36.8। जो ये 36.8 है ये हमारा एक औसत है कि इनमें से जो आपका मध्यमान होगा वो क्या होगा 36.8 होगा। और ये जो मैंने आपको सूत्र सिखाया है a बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये कौन सी विधि के लिए है, प्रत्यक्ष विधि के लिए है। अब बच्चों आपको कौन सी विधि सिखानी है मुझे, अप्रत्यक्ष। देखिए मैंने बना रखा है आपके लिए भी, अप्रत्यक्ष विधि या लघु विधि द्वारा वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। ठीक, उसका सूत्र देखिए बड़े ध्यान से समझिए। ए समांतर माध्य बराबर छोटा ए प्लस सिग्मा एफ गुना डी बटे सिग्मा एफ। अब ये छोटा ए और डी क्या है ये देखिए आप, जो छोटा ए है वो कल्पित माध्य है। क्या है बच्चों कल्पित माध्य। कल्पित का मतलब कल्पना करना, सोचना। जब सोचना है तो हम कुछ भी सोच सकते हैं। जो पद अर्थात x में से छाटा जाता है, ये जो कल्पित माध्य है ये हमेशा किस में से छाटा जाएगा x में से छाटा जाएगा। कैसे जाएगा अभी सवाल करके दिखाता हूँ आपको। और d क्या है कल्पित माध्य से विचलन है अर्थात x माइनस a। ये देखिए मैंने वही सवाल लिया जो पिछला आपका जिसका 36.8 उत्तर आया था। ये रहा आपका वर्ग अंतराल, ठीक, और ये रही बारंबारता और ये बनाया हमने पद। जो ये a है छोटा है ये किस में छाटा जाता है x में से। तो जब छाटना है बच्चों हमें तो इसमें से आप जिसे मर्जी से छाट लें। आपकी बुक वाला हमेशा बीच वाला छाटता है, परंतु मैंने कौन सा छाटा है सबसे छोटा। मैं आपको बताऊं कल्पित है तो कल्पना में हम कुछ भी सोच सकते हैं, इसलिए हमने क्या सोच लिया सबसे छोटा, और वो क्या है हमारा 15। ठीक, अब d का सूत्र क्या है x माइनस a। देखिए 15 माइनस 15 0, 25 माइनस 15 10, 35 माइनस 15 20, 45 माइनस 15 30,
और 55 माइनस 15 40, ठीक है, डी आ गया। अब एफ की गुना डी से करनी है, अर्थात ये देखिए डी कितना है आपका 0, तो 5 गुना 0 0, 15 गुना 10 150, 20 गुना 8 160 और 30 गुना 10 300 और 12 गुना 40 480 और इनका जोड़ हो गया आपका सिग्मा एफ डी, ये जो लिखा था सिग्मा एफ डी, और सिग्मा एफ तो हमने जोड़ा था 50, ठीक है। अब आइए आप अपने सूत्र पे, देखिए सूत्र क्या है, ए बराबर छोटा ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए कल्पित माध्य था जो हमने छोटे से एक्स में छाटा था, डी कल्पित माध्य से विचलन निकला था, एक्स माइनस ए अर्थात एक्स में से जो ए छाटा है वो घटाना है, ठीक है। तो देखिए ए का मान 15, ये 1090 को 50 से भाग किया 21.8 आया, जो जोड़ा 36 आया। आप विधि से कोई से भी कीजिए, उत्तर हमेशा सबके समान आते हैं, ठीक है बच्चों। ये मैंने समांतर माध्य के लिए 2 विधि आपको सिखाई, आपको बड़े ही ध्यान से इन विधियों को सीखना है, प्रश्नों को कर करके देखना है। किन प्रश्नों को करके देखना है मैंने ये भी लिखा है, देखिए पेज नंबर 315 जो मेरे द्वारा आपको PDF सांख्यिकी भेजी गई है, उसमें पेज नंबर 315 का उदाहरण 1, पेज नंबर 317 का उदाहरण 1 और 2 3 4 पेज नंबर 319 पर है, और प्रश्नावली 14 है। ये सारे आपको होमवर्क करने हैं बच्चों, और कुछ सवालों को कर कर आप चेक करने के लिए मुझे अभी भी भेज सकते हैं, जिससे कि मैं चेक कर कर आपको बताऊं कि आपने सवाल ठीक किया है या गलत। आप अपना काम अच्छे से कीजिए, समझ में